गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉडल्स ऑफ हेल्थ। तो किस तरह के मॉडल्स हैं जो लीड करते हैं हेल्थ साइकोलॉजी में, हेल्थ साइकोलॉजी के डायरेक्शंस देते हैं और किस तरीके से हम फील्ड में काम कर पाएंगे और किन मॉडल की सहायता से। तो पहला जो सबसे पुराना मॉडल है वो है बायोमेडिकल मॉडल। जो हमारा बायोमेडिकल मॉडल है इसको पहले हम समझेंगे तभी हम दूसरे मॉडल समझ सकते हैं। यानी कि सबसे पॉपुलर मॉडल तो वैसे बायो साइकोसोशल मॉडल है, पर इसको समझने से पहले हमें बायोमेडिकल मॉडल को समझना होगा। बायोमेडिकल मॉडल एक मेडिसिन, ठीक है, या थेरेपी कह सकते हैं, चिकित्सा में एक प्रमुख है। हमारी जो फील्ड है, जो डॉक्टर्स की फील्ड है, चिकित्सा की जो फील्ड है, ठीक है, उसका एक प्रमुख मॉडल है जिसके अकॉर्डिंग व्यक्ति की सभी तरह की जो इलनेस है उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस, ठीक है, जो बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस पाए जाते हैं या न्यूरोसाइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ पाई जाती हैं उसके रूप में किया जाता है। ठीक है, हमारे अंदर जो इलनेस है, हमारे अंदर जो इलनेस डेवलप हो रही है वो बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़ या इम्बैलेंसेस और न्यूरोसाइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ के रूप में उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। ठीक है, इस मॉडल में साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स, ठीक है, को किसी भी बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते। हम ये नहीं मानते कि जो इलनेस है वो साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर की वजह से डेवलप हुई है। ठीक है, ये पूरा बताता है कि बॉडी में एबनॉर्मलिटीज़ हुई हैं जो कि जिसकी वजह से डायग्नोस हो रही है कोई पर्टिकुलर इलनेस। ठीक है, अब ये जो मॉडल है उसमें इसको तो पहले जान लीजिए कि सिंगल फैक्टर मॉडल भी कहा जाता है। इसमें इलनेस का इंटरप्रिटेशन सिर्फ एक फैक्टर यानी कि सिंगल फैक्टर मॉडल यानी कि बायोलॉजिकल इम्बैलेंसेस या बायोलॉजिकल माल फंक्शंस के रूप में होता है। इसी वजह से इसे सिंगल फैक्टर मॉडल कहा गया है। ये तो आप समझ गए ना सिंगल फैक्टर मॉडल हम क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें जो इलनेस का इंटरप्रिटेशन है वो सिर्फ एक फैक्टर यानी कि बायोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हैं या बायोलॉजिकल माल फंक्शंस पाए जा रहे हैं बॉडी में जिसकी वजह से इलनेस डेवलप हुई है। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग व्यक्ति में जो इलनेस है उसको होने के लिए कोई भी साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, अब जो बायोमेडिकल मॉडल है उसको हम रिडक्शनिस्ट मॉडल भी कहते हैं। ये भी एक हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है क्योंकि इस मॉडल में पर्सन की जो इलनेस है उसको एक लो लेवल प्रोसीजर में रिड्यूस करके समझने की कोशिश की जाती है। जैसे इस मॉडल में इलनेस का जो इंटरप्रिटेशन है वो केमिकल इम्बैलेंसेस और डिसऑर्डर्ड सेल्स के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, इस मॉडल में इलनेस की जो इंटरप्रिटेशन है उसको हेल्थ की इंटरप्रिटेशन से अधिक इम्पॉर्टेंट समझा गया। इसमें जैसे हम कहते हैं ना हेल्थ को इंटरप्रेट करो, हेल्थ को एक्सपेंड करो, इलैबोरेट करो, पर इसमें हेल्थ से ज़्यादा इलनेस को इम्पॉर्टेंट समझा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस मॉडल में उन डिस्टर्बेंसेस, इम्बैलेंसेस, बायोलॉजिकल प्रोसीजर पे बल डाला गया है जो व्यक्ति में इलनेस डेवलप कर रही हैं, परंतु हेल्थ को डेवलप करने में, इंक्रीज़ करने में कौन से फैक्टर्स रोल प्ले कर सकते हैं उनको क्या कर दिया गया है, नकार दिया गया है। और इस मॉडल में माइंड बॉडी जो ड्यूलिज्म होता है कि माइंड की वजह से बॉडी, बॉडी की वजह से माइंड है जो है उसको बिल्कुल अलग रखा गया है। इसमें उन्होंने बताया कि माइंड और बॉडी दो अलग अलग इंटाइटीज़ हैं, वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। ठीक है, तो ये मॉडल ड्यूलिस्टिक नहीं है, मतलब ड्यूलिस्टिक है क्योंकि इस मॉडल में इस बात पर बल नहीं डाला गया है कि सोशल और साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो बीमारी की डेवलपमेंट पे कोई भी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें इसमें थी। ठीक है, ये तो समझ रहे हो ना। पहला इसमें सिंगल फैक्टर क्यों कहा गया, क्योंकि एक ही फैक्टर की बात की जा रही है कि सिर्फ बायोलॉजिकल मालफंक्शंस, बायोलॉजिकल डिसऑर्डर, बायोलॉजिकल इम्बैलेंसेस की वजह से हमें हमारे अंदर इलनेस डेवलप हो रही। इलनेस को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, इसे रिडक्शनिस्ट मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, माइंड बॉडी ड्यूलिज्म को भी क्या कहा जाता है क्योंकि इसमें उन्होंने बताया कि माइंड बॉडी दो अलग अलग इंटाइटीज़ हैं। माइंड और बॉडी आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, उनका कोई भी रोल नहीं होता, इसमें साइकोलॉजिकल सोशल फैक्टर्स का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो जो हमारा बायोमेडिकल मॉडल है वो एक बहुत ही सिंपल मॉडल है, बहुत ही क्वालिटी चीज़ें उसमें बताई गई हैं, पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी तो पाई जा रही हैं ना
कि हम इस मॉडल में ये नहीं देख पाते कि किस तरह कोई भी बीमारी अगर फिज़िकल है, ठीक है, तो फिर उसमें साइकोलॉजिकल सोशल फैक्टर्स का कोई रोल है कि नहीं, हम प्रॉपरली नहीं कह सकते। जैसे अगर हम इसमें नहीं बता सकते कि अगर 5 आदमी थे, उन्होंने कुछ खाया तो 2 तो बीमार पड़ गए, बाकी 3 नहीं बीमार पड़े। तो जो 2 बीमार पड़े हैं वो किस वजह से बीमार पड़े, और बाकी जो 3 बीमार नहीं पड़े हैं वो किस वजह से बीमार नहीं पड़े। मतलब कि ऐसे कुछ साइकोलॉजिकल सोशल एलिमेंट तो होते हैं। जैसे अभी कोविड आया तो जो बहुत ही मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग लोग थे उनको नहीं हुआ, या वो कोप अप कर गए, उन्हें किसी तरह की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर बाकियों को हो गई। तो सिर्फ बायोमेडिकल मॉडल सिर्फ एक एलिमेंट के बेस पे इलनेस को डिसाइड या इंटरप्रेट नहीं कर सकता, बाकी एलिमेंट्स का, फैक्टर्स का भी अपना अपना रोल होता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसमें स्ट्रेंथ भी है। स्ट्रेंथ्स आप देख सकते हो कि साइंटिफिक बेस है, क्लियर डायग्नोसिस मिल जाती हैं, इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। लिमिटेशंस भी, एक लिमिटेड व्यू ऑफ हेल्थ है इसमें। रिडक्शनिस्ट अप्रोच है, हम रिडक्शनिस्ट फॉर्म में देख पाते हैं। फेल हो जाते हैं टू एड्रेस क्रॉनिक इलनेस होलिस्टिकली, हम एक संपूर्ण तरीके से किसी भी क्रॉनिक इलनेस को देखने में फेल हो रहे हैं, ये लिमिटेशंस हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं इसमें कि व्हाट इज़ द कोर बिलीफ ऑफ द बायोमेडिकल मॉडल रिगार्डिंग हेल्थ। हेल्थ इज डिटरमाइंड बाय बायोलॉजिकल फैक्टर अलोन। देखो अभी बार बार हम यही बात कर रहे हैं ना, सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर की ही बात कर रहा है। व्हाट डज द बायोमेडिकल मॉडल फोकस ऑन। बायोमेडिकल जो मॉडल है हमारा किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ बाय अल्टरिंग द बॉडीज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस। सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम अगर अल्टर करें तो हम ट्रीट कर सकते हैं डिजीज़ को, वो सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। बार बार मैं कह रही हूँ सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे फोकस कर रहा है, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड सिंगल फैक्टर मॉडल, रिडक्शनिस्ट मॉडल, ठीक है। बायोसाइको सोशल मॉडल, अब की हम बात करते हैं कि बायोसाइको सोशल मॉडल क्या है। अब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि माइंड और बॉडी दोनों ही आपस में इंटरेक्शन करते हैं, जिससे जो पर्सन है उसकी हेल्थ और इलनेस दोनों ही डिटरमाइन होती हैं। और इस अजम्पशन में, ठीक है, एक मॉडल निहित है जिसे हम कहते हैं बायो साइको सोशल मॉडल, जिसे एंजल ने दिया था 1980 में, और इसमें स्वार्ज का नाम भी आता है, ठीक है। अब 3 चीज़ें बताई गई, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर तीनों ही इंटरेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से हम हेल्दी होते हैं या इल हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको हम देखें बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। नहीं, बायो साइको सोशल मॉडल जो है, जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस बताई गई, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। बायोलॉजिकल लेवल पे अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल फैक्टर में हमारी जो इलनेस है, फिजिकल इलनेस है, जेनेटिक वल्नरेबिलिटी है, इम्यून फैक्टर है, न्यूरोकेमिस्ट्री है, मेडिसिन इफेक्ट है, डिसेबिलिटीज़ हैं, ये सब किस में आएंगी, बायोलॉजिकल फैक्टर में। और साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या आएगा, हमारी खुद का एटीट्यूड, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी मेमोरी, हमारा ट्रॉमा, हमारी कोपिंग स्ट्रैटजीज़, मतलब जो भी साइकोलॉजिकली हमसे जुड़ी हैं वो सब साइकोलॉजिकल फैक्टर में आएंगे। और सोशल फैक्टर में क्या आ जाएगा, हमारा सोशल सपोर्ट सिस्टम, सोशल इनइक्वालिटीज़, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली सपोर्ट सिस्टम, कल्चरल बैकग्राउंड, एजुकेशन, ठीक है। तो ये जो मॉडल है इस बात पर भी बल डालता है कि जो माइंड है और बॉडी है, ठीक है, वो 2 अलग अलग एंटाइटीज़ नहीं हैं, दोनों ही एक हैं, जुड़ी हुई हैं आपस में, क्योंकि दोनों का ही इफेक्ट एक दूसरे पे पड़ता है, जिस वजह से कोई भी पर्सन हेल्दी या इल हो जाता है। इतना ही नहीं, इन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि इस मॉडल में हेल्थ और इलनेस दोनों पर ही इक्वली फोर्स डाला गया है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग पर्सन को अगर एप्रोप्रिएट या परफेक्ट हेल्थ चाहिए तो वो तभी प्राप्त कर सकता है जब उसका बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स अच्छी तरीके से पूरी होंगी, वो अच्छी तरीके से उसके बीच में एक बैलेंस होगा। और अगर नहीं होगा तो किसी ना किसी तरीके की क्या हो जाएगी, इलनेस होने की उम्मीद बढ़ जाती है। इस वजह से हम कह सकते हैं इन तीनों में इंटरेक्टिंग चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें स्ट्रेंथ की। बात क्या है, होलिस्टिक व्यू है। स्ट्रेंथ इसकी है कि हम इसको तीनों तरीके से देख रहे हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, तीनों तरीके से देख रहे हैं। पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच है, बिल्कुल पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच है। बेसिकली पेशेंट जो है हमारा मेन फोकस में है। प्रिवेंशन और मैनेजमेंट को इम्पॉर्टेंस दी गई है इसमें। लिमिटेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि 3 तरीके से हमने चीज़ों को इसमें इंक्लूड कर लिया है।
और इनको मेज़र करना अपने आप में एक चैलेंज है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, बायोसाइको सोशल मॉडल। बहुत ही अच्छा मॉडल है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या क्या निकल के आ सकते हैं। विच फैक्टर्स नॉट इंक्लूडेड इन द बायोसाइको सोशल मॉडल। इन्वायरमेंटल फैक्टर को हमने इंक्लूड नहीं किया, सिंपल सी बात है। द बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑफ हेल्थ प्रमोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट प्लान दैट कंसीडर बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर। ठीक है, तो इसको प्रमोट करता है। नेक्स्ट है हमारा, वैसे तो ये 2 इंपॉर्टेंट मॉडल हैं, लेकिन एक और मुझे लगा कि हो सकता है आपको पूछा जा सके, हेल्थ बिलीफ मॉडल। हेल्थ बिलीफ मॉडल एक्सप्लेन्स एंड प्रिडिक्ट हेल्थ बिहेवियर बाय फोकसिंग ऑन द साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स डिसीजन टू टेक हेल्थ रिलेटेड एक्शन। ठीक है, मतलब कि जो हेल्थ बिलीफ मॉडल है, स्वास्थ्य विश्वास मॉडल है, वो हेल्थ बिहेवियर को समझाने और प्रिडिक्ट करने, ठीक है, प्रिडिक्शन के लिए 1950 में हग-बॉम, ठीक है, और रोजन स्टॉक जैसे सोशियोलॉजिस्ट द्वारा डेवलप किया गया एक साइकोलॉजिकल मॉडल है। यह मॉडल बताता है कि कोई व्यक्ति हेल्थ रिलेटेड डिसीजन कैसे लेता है। ठीक है, इसमें कौन से फैक्टर्स या एलिमेंट्स शामिल होते हैं, और ऐसे इन्होंने इसके कुछ वो बताए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इंडिविजुअल्स विल टेक हेल्थ रिलेटेड एक्शंस, हेल्थ रिलेटेड जो डिसीजंस हैं या एक्शंस हैं वो किस तरीके से लेता है, इफ़ दे बिलीव, कुछ इसके वो हैं स्टेप्स हैं, जैसे परसीव्ड सस्पेक्टेबिलिटी, यानी कि संवेदनशीलता की जो धारणा है यह दर्शाती हैं, ये परसीव्ड सस्पेक्टेबिलिटी, दे आर एट रिस्क ऑफ अ हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, यह बताती है कि व्यक्ति को कितना लगता है कि वो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, ठीक है, या किसी रिस्क पे हैं। नेक्स्ट है परसीव्ड सीवियरिटी, द हेल्थ प्रॉब्लम हैज़ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, आप इसमें संवेदनशीलता होगी कि पर्सन को कितना लगता है कि वो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जबकि गंभीरता की जो धारणा है यानी कि सीवियरिटी है, उस बीमारी या उस इलनेस की गंभीरता को दर्शाती है, बताती है कि कितना सीवियर है। नेक्स्ट है परसीव्ड बेनिफिट, टेकिंग अ स्पेसिफिक हेल्थ एक्शन वुड रिड्यूस देयर रिस्क और सीवियरिटी। जो हमारा इसमें परसीव बेनिफिट है वो ये बताता है कि व्यक्ति ये समझता है कि हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर अपनाने से उसे फ़ायदा होगा, और वहीं पे जो बैरियर है, परसीव्ड बैरियर है, द बेनिफिट ऑफ टेकिंग द एक्शन आउटवेक द कॉस्ट ऑफ बैरियर। जो बेनिफिट है उसकी धारणा यह बताती है कि उन ऑब्स्टिकल्स को दर्शाती है जो ऐसे बिहेवियर को अपनाने में कई बार ऑब्स्टिकल क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ एफिकेसी, दे आर रेडी एंड एबल टू टेक द रिकमेंडेड एक्शन। मतलब कि हेल्थ साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें जो भी चीज़ें बताई हैं, एक पर्सन में उतनी सेल्फ एफिकेसी है, उतनी आत्म सामर्थ्य है कि वो उनको इम्प्लीमेंट कर सकेगा और उस विश्वास के साथ सारी चीज़ों को अपना सकेगा और प्रिवेंशन फेज़ में आगे बढ़ेगा। तो हेल्थ बिलीफ मॉडल को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए क्या है, हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। This model suggests that health behavior are motivated by these perception and addressing by negative beliefs like perceived barrier और enhancing positive beliefs। Obvious सी बात है, हम नेगेटिव बिलीफ रखेंगे तो हमें बैरियर्स का सामना करना पड़ेगा, और अगर हम पॉजिटिव बिलीफ्स रखते हैं तो हमें परसीव्ड बेनिफिट होगा कि हाँ हम सही हो सकते हैं। इंडिविजुअल कैन बी इनकरेज टू अडॉप्ट हेल्थियर बिहेवियर, और इसकी वजह से पर्सन जो है हेल्थियर बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, तो हेल्थ बिलीफ मॉडल जो है वो बताता है कि अगर एक पर्सन बीमार है, ठीक है, तो वो किस तरीके से, किस तरह के एक्शंस को अपना के किस तरह से साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रमोट करता है, किस तरीके से उसका जो हेल्थ बिलीफ है वो उसकी बीमारी को सही करने में या उसकी बीमारी को बढ़ाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो स्टेप्स बताए थे, परसीव सस्पेक्टेबिलिटी क्या है, कितना उसको लगता है वो बीमारी से ग्रसित है, परसीव सीवियरिटी, कितनी सीवियरिटी पाई जा रही है, परसीव बेनिफिट, कितना उसको बेनिफिट हो सकता है, जो भी उसको चीज़ें बताई गई उन स्ट्रेटजीज़ को अपना के, परसीव बैरियर,
उस बीमारी की सही होने में, ट्रीटमेंट में उसको कौन कौन से हर्डल्स और बैरियर्स मिल सकते हैं। सेल्फ एफिकेसी, क्या उसमें उतनी सामर्थ्य है कि वो इन सभी चरणों को अपना लेगा और अच्छे से आगे बढ़ेगा। हम जो भी चीज़ें अपना रहे हैं उसमें अगर हम नेगेटिव बिलीफ रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है परसीव बैरियर का सामना करने पड़ेगा, और अगर हम परसीव बिलीफ को इन्हेंस करती हैं तो परसीव बेनिफिट होगा और एक हम इंकरेज कर पाएंगे हेल्थियर बिहेवियर को। स्ट्रेंथ, प्रैक्टिकल फॉर हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। फोकस ऑन परसेप्शन, बेसिकली पर्सन के परसेप्शन पे फोकस करती है कि एक इंसान किस तरीके से सोच रहा है, समझ रहा है, ठीक है। ओवर एम्फेसाइज किया गया है इंडिविजुअल बिलीव्स पे, दैट इज़ द लिमिटेशन, कि हम पर्सन के बिलीफ सिस्टम के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, दैट इज़ द लिमिटेशन। नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, हम हर सिचुएशन में, हर पर्सन के साथ, हर इलनेस के साथ इसको अप्लाई नहीं कर सकते, दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ दिस मॉडल। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द हेल्थ बिलीफ मॉडल। हेल्थ बिलीफ मॉडल का बेसिक या कोर आइडिया क्या है कि पीपल आर लाइकली टू टेक एक्शन टू अवॉइड अ हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। पर्सन जो हैं वो लाइकली टू अवॉइड अ हेल्थ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन देयर परसेप्शन ऑफ द हेल्थ सीरियसनेस एंड देयर एबिलिटी टू रिड्यूस रिस्क। एक पर्सन के पास वो सामर्थ्य है, वो डिसीजन टेकिंग पावर है कि वो अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से लड़ने के लिए खुद को खड़ा कर सकता है। अपनी प्रॉब्लम की सीरियसनेस के प्रति जो उसका परसेप्शन है उससे उसका जो रिस्क है वो रिड्यूस भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। तो मतलब बेसिकली उसके हेल्थ बिलीफ के प्रति जो चीज़ें हैं उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं सारी चीज़ें। हम अगर कई बार सोचने लगते हैं कि हम बीमार हैं तो ऑब्वियस बात, बीमार नहीं होंगे तो भी पड़ जाएंगे। और कई बार बीमार होने के बाद भी लोगों को देखो कैंसर है, फिर भी वो इतना फ़ाइट करते हैं, इतना इमोशनली फ़ाइट करते हैं, साइकोलॉजिकली फ़ाइट करते हैं, वो इतना बिलीफ सिस्टम उनका स्ट्रांग रहता है कि वो अपने आप को रिकवर कर ले जाते हैं। विच फैक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द लाइक्लीहुड ऑफ अ पर्सन टेकिंग हेल्थ प्रमोटिंग एक्शन अकॉर्डिंग टू द हेल्थ बिलीफ मॉडल। ऑब्वियसली बात है, बिलीफ इन फेटलिज्म और एक्सटर्नल कंट्रोल में बिलीफ रखने वाले लोग जो होते हैं इसमें आएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। ये तीनों ही मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पहला बायोमेडिकल मॉडल, बायोसाइकोसोशल मॉडल जो है उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। हेल्थ बिलीफ मॉडल का भी जो कोर है अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। थैंक यू सो मच।